कभी सोचा है कि एक चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच की एक जंग से कहीं ज्यादा कैसे हो सकता है? आज हम मणिपुर के उरीपोक विधानसभा क्षेत्र का एक बिल्कुल अलग नजरिए से विश्लेषण करेंगे। हम चुनाव को शासन के लिए, गवर्नेंस के लिए एक डेटा इंजीनियरिंग की चुनौती की तरह देखेंगे। हमारा मकसद किसी व्यक्ति पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि उस सिस्टम को समझना है जो चुनावी नतीजों को जन्म देता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। हम इस पूरे विश्लेषण को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उरीपोक की जमीन और वहां के लोगों की नब्ज को पकड़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि चुनावी आंकड़े असल में क्या कहानी कह रहे हैं। इसके बाद हम इस जनादेश के पीछे की वजहों को समझेंगे, शासन तक पहुंचने का एक रास्ता तैयार करेंगे और आखिर में हम चुनाव से आगे बढ़कर विश्वास और गवर्नेंस के गहरे सवालों पर बात करेंगे। देखिए, किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की शुरुआत हमेशा जमीन से होती है, वहां के लोगों की उम्मीदों और उनकी परेशानियों से। तो आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाने से पहले चलिए उरीपोक के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं, जो इस इलाके की असली धड़कन है। उरीपोक, जो इम्फाल पश्चिम में है, ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये मणिपुर का दिल है। और ये राज्य की बौद्धिक और सेहत की धड़कन भी है, क्योंकि यहीं पर रिम्स जैसा बड़ा अस्पताल, एनआईटी और सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं। यह एक मैतेई बहुल इलाका है, जो इसे मणिपुर की सियासत का एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी केंद्र बना देता है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ के वोटर्स की। इनकी प्रोफाइल को समझना बहुत जरूरी है। ये एक पढ़ी लिखी, शहरी और ज्यादातर मैतेई आबादी है, जो अपने भविष्य को लेकर काफी जागरूक है। यहाँ के वोटर युवा हैं। सोचिए, पूरे मणिपुर की औसत उम्र ही करीब 22 साल है। और सबसे अहम बात, यहाँ महिला वोटरों की भागीदारी पुरुषों के बराबर है, जो उनकी सियासी ताकत को दिखाता है। वो तकनीक से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, यानी उन तक पहुंचने के पुराने तरीके अब काफी नहीं हैं। अब जरा इस स्लाइड पे जो आंकड़ा है उसे देखिए। ये उरीपोक की पूरी कहानी बता देता है। 2022 में लगभग 90% वोटिंग हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये कोई उदासीन वोटर्स नहीं है। ये एक ऐसा समाज है जो अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर है, जो बदलाव चाहता है और जो अपनी आवाज सुनाने के लिए बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलता है। इतनी बड़ी भागीदारी का मतलब है कि लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। तो ये जागरूक वोटर आखिर किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं? देखिए, इनकी शिकायतें कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि रोजमर्रा की तकलीफें हैं। खराब सड़कें, गड्ढे, ट्रैफिक जैम और रात में अंधेरी गलियां। सोचकर देखिए, रिम्स जैसे बड़े अस्पताल की तरफ जाने वाली सड़कों पर अगर रोशनी ना हो तो मरीजों और उनके घर वालों को कितनी परेशानी होती होगी। पानी की कमी और बिजली कटौती जैसी समस्याएं तो आम हैं, जो बताती हैं कि बुनियादी गवर्नेंस में कहीं ना कहीं कोई कमी है। चलिए, अब जमीन की सच्चाई से हटकर उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो हमें चुनावी नतीजों के पीछे की असली कहानी बताते हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये वोटर्स की तरफ से भेजे गए सिग्नल्स हैं। 2022 के चुनाव नतीजों को देखिए। यहां पहला और सबसे जरूरी सिग्नल मिलता है। जनादेश बुरी तरह से बटा हुआ है। जीतने वाली पार्टी को सिर्फ 36% वोट मिले। इसका सीधा सा मतलब है कि करीब करीब 64% लोगों ने विजेता के खिलाफ वोट दिया था। जब वोट इस तरह बढ़ जाता है तो एक छोटी सी बढ़त भी जीत में बदल जाती है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि जब विपक्ष में एकता नहीं होती तो उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है। दूसरा सिग्नल तो और भी चौंकाने वाला है। इस स्लाइड पर देखिए कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वोट शेयर एकदम से ढह गया। 2017 में जहां उन्हें करीब 31% वोट मिले थे, 2022 में वो घटकर सिर्फ 6.7% रह गया। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये एक सियासी भूचाल है। तो सवाल ये उठता है कि ये विशाल वोट बैंक आखिर गया कहां? ये वोटर घर पर नहीं बैठे, वो दूसरे विकल्पों की तरफ चले गए, जो एक नए राजनीतिक माहौल का साफ संकेत है। और तीसरा संकेत है जीत का फासला। 2017 में जीत का अंतर 2% से भी कम था और 2022 में ये करीब 4% था। इतने कम मार्जिन का मतलब साफ है, यहां हर एक वोट की कीमत है, हर एक बूथ पर लड़ाई है। ये एक ऐसी जंग है जो आखिरी वोट गिने जाने तक खत्म नहीं होती। यहां कोई भी पार्टी आराम से नहीं बैठ सकती। ये जो सारा डेटा हम देख रहे हैं, इसके दिल में एक बहुत जरूरी सिद्धांत है। हमारे संवैधानिक मूल्य हमें इज्जत से जीने का और जानकारी के आधार पर अपनी बात रखने का हक देते हैं। जब हम डेटा का इस्तेमाल सिस्टम को समझने के लिए करते हैं, तो हम एक स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस को बढ़ावा देते हैं, जो सिर्फ राय पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित होती है। इससे नागरिकों का सम्मान बढ़ता है और वो अपने भविष्य के बारे में बेहतर फैसले ले पाते हैं।
तो हमने सिग्नल देख लिए। अब सवाल यह है कि ये नतीजे आए क्यों। इस हिस्से में हम उन सिस्टेमिक वजहों और ऐतिहासिक पैटर्न को देखेंगे जिन्होंने उरीपोक की आज की राजनीतिक तस्वीर बनाई है। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, हम सिस्टम को समझेंगे। उरीपोक का चुनावी इतिहास देखिए, खुद में एक कहानी है। 90 के दशक में क्षेत्रीय दलों का दौर था जो स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते थे। फिर 2002 से 2012 तक कांग्रेस ने स्थिरता दी, लेकिन वो भी टिक नहीं पाई। 2017 से हम देख रहे हैं कि मुकाबला कितना बटा हुआ और अस्थिर है। 2017 में 3 पार्टियों के बीच लगभग बराबर की टक्कर थी और 2022 में बीजेपी ने इस बिखरे हुए विपक्ष का फायदा उठाया। ये इतिहास बताता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं, वो हमेशा बेहतर विकल्प की तलाश में रहते हैं। तो 2022 के नतीजों के पीछे असल वजहें क्या थीं? पहली और सबसे बड़ी वजह, जैसा हमने देखा, धर्मनिरपेक्ष या बीजेपी विरोधी वोट का कई पार्टियों में बंट जाना। दूसरी, कांग्रेस के वोटर्स का दूसरी पार्टियों, खासकर एनपीपी की तरफ चले जाना। तीसरी, बीजेपी ने धीरे धीरे अपना बेस मजबूत किया जबकि विपक्ष बटा रहा। और चौथी वजह, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है राज्य और केंद्र में सत्ता में होने का फायदा, जो किसी भी सत्तारूढ़ दल को मिलता है। ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। आगे का रास्ता क्या है? इस हिस्से में हम एक साफ और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो किसी भी पार्टी के लिए उरीपोक के वोटर्स का भरोसा जीतने का एक रोड मैप हो सकती है। हम इसे एक चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, एक 4 स्तंभों वाली रणनीति। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसा जनादेश हासिल करने के लिए है जो गवर्नेंस का एक मजबूत आधार बन सके। इसके 4 स्तंभ हैं। 1, अच्छी कहानी, लोगों के असली मुद्दे, वोटर्स की प्रोफाइल और उनसे जुड़ने का एक असरदार तरीका। पहला स्तंभ है कहानी, एक ऐसी कहानी जो सबको जोड़े, धर्मनिरपेक्षता और एकता का एक मजबूत संदेश दे। दूसरा है मुद्दे, वो मुद्दे जो लोगों की रोज की जिंदगी को छूते हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी। तीसरा स्तंभ है डेमोग्राफिक्स, यानी युवा और महिलाओं पर खास ध्यान देना, क्योंकि वो यहाँ के वोटर्स का एक बहुत बड़ा और असरदार हिस्सा हैं। और चौथा है एंगेजमेंट, यानी डिजिटल और जमीनी दोनों तरीकों से वोटर्स तक पहुंचना और उनसे एक रिश्ता बनाना। तो इस रणनीति को जमीन पर कैसे उतारा जाए? इसके 5 सीधे साधे कदम हैं। सबसे पहले, बूथ लेवल पर संगठन को फिर से खड़ा करना होगा। दूसरा, कैंपेन को पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर फोकस रखना होगा। तीसरा, अपने 18 पॉइंट एजेंडा को लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि वो जाने कि आपका प्लान क्या है। चौथा, युवाओं और महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम बनाने होंगे। और आखिर में, वोट बंटने से रोकने के लिए बाकी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ समझदारी से काम लेना होगा। चुनाव जीतना सफर का अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। असली काम तो अब शुरू होता है। इस आखिरी हिस्से में हम चुनावी रणनीति को लंबे समय की गवर्नेंस और लोगों के भरोसे के साथ जोड़ेंगे। आज की डिजिटल दुनिया में एक और बात बहुत जरूरी हो जाती है, और वो है भरोसे की नींव। भारत का डेटा संरक्षण कानून हमें यही सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति की जानकारी उसकी साफ सहमति से और एक तय मकसद के लिए ही लेनी चाहिए। यह सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, ये भरोसा बनाने का आधार है। जब लोगों को यकीन होता है कि उनकी निजता का सम्मान होगा, तभी वो सार्वजनिक जीवन में खुल के हिस्सा लेते हैं। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, कोई भी सियासी पार्टी चुनाव के दौरान सुनी गई लोगों की अनगिनत शिकायतों को अगले 5 साल की एक ठोस सरकारी योजना में कैसे बदल सकती है? चुनाव सिर्फ समस्याएं गिनाने का मंच नहीं होना चाहिए, ये लोगों की परेशानियों और सरकारी समाधानों के बीच एक पुल बनाने का मौका होना चाहिए जो उनकी जिंदगी में असली बदलाव ला सके। आखिर में, उरीपोक का ये विश्लेषण हमें पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए कुछ बड़े सबक सिखाता है। एक लंबा जनादेश पाने के लिए एक साफ विजन चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। एक मजबूत संगठन चाहिए जो वादों को पूरा कर सके। वोट बंटने से रोकने के लिए रणनीतिक समझदारी चाहिए। और सबसे बढ़कर एक ऐसी राजनीति चाहिए जो डेटा का इस्तेमाल तो करे, लेकिन जिसके केंद्र में हमेशा लोग हों, उनकी जरूरतें हों और उनके सपने हों। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।